और बजट पर बहस के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। और प्रोफेसर अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन कपिल जी आपका, ये बजट को किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल का खाका तैयार करने वाला बजट, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने वाला ही बजट है। ये सकारात्मक रूप से एक सरकार को कहना चाहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हास्यास्पद इस बात से लगता है कि जो इनका संकल्प पत्र 2017 से 2022 था वही पूरा नहीं हुआ। 210 नंबर तक के इनके वायदे थे। उसके बाद ये नेक्स्ट में 130 वायदे लेकर के आ गए। लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कौन से वादे अपने 5 बजट में पूरे कर दिए। अब मैं तीसरी बात कहता हूँ, कहने के लिए आप कहते हैं कि हम इतना लंबा बजट लेके आए हैं, आज तक का सबसे बड़ा बजट है। ये पिछले साल भी हम लोगों ने सुना था कि ये 5,27,000 करोड़ का बजट था। उससे पहले 4,80,000 करोड़ का बजट था। तो कहने का ये अभिप्राय है कि जैसे जैसे बजट वर्ष आगे जाता है उसी तरीके से जो है इकोनॉमी भी डेवलपमेंट की ओर जाती है। लेकिन आप एक बात देखिए कि महंगाई पे लगाम नहीं है। और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि जब 5,27,000 करोड़ का बजट आपने पेश किया, उसके पहले जो 2020-2021 में किया उसमें 3.25 लाख करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। 5,27,000 करोड़ का आपने पिछली बार बजट फिर किया। फिर आपने अनुपूरक बजट भी 18,000 करोड़ का लाया। अब उस बजट से बढ़ा करके आपने 45,000 करोड़ इस बजट में ज्यादा देने का काम किया है। और ये चीज आपने नहीं बताया कि 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आप खर्च नहीं कर पाए और पुराना बजट आपने वापस किया है। 4.25 लाख तमाम चीजें हैं कि बजट एक लंबा दे देना। एक बार फिर से आंकड़ा दोहराइएगा प्लीज। जी। हाँ। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो राजस्व घाटा है ये पहले से 9,000 करोड़ बढ़कर के 84,000 करोड़ हो गया। आप बिजली के अंदर देख लीजिए कि जो 70,000 करोड़ था वो 96,000 करोड़ हो गया। एक बड़ा दावा सरकार ने विधानसभा में किया कि जो बेरोजगारी दर आप लोगों के टाइम 2016-17 में 16% हुआ करती थी, उसको सरकार ने 2.9 पर ले आकर रोका है। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट का सरकार की तरफ से बेरोजगारी, जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ये वर्तमान में दे रहे हैं वो कितने प्रतिशत। आखिर अगर आप अच्छा रोजगार उपलब्ध करा रहे होते तो 35 लाख से बढ़ करके ये जो है 49 लाख कैसे हो जाता। तो ये सरकार के आंकड़ों में फर्जीफिकेशन है। सरकार इसको मैनिपुलेट करती है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर आंकड़े का मैनिपुलेशन कोई नहीं दूसरा कर सकता है। और मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि आप अपनी पीठ किस पर ठोक रहे हैं। मनरेगा के अंदर कार्यक्रम में आप लोगों को लगा करके आप कहते हैं आपने रोजगार दे दिया। रोजगार में आप मुझे बताइए कि इन्होंने तो 2017 वाले में ही संकल्प पत्र में कहा था कि ये 5 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, यानी कि 25 लाख नौकरियां होनी चाहिए थी। आपका खुद का दावा है कि आप 5 लाख नौकरियां दे पाए, 20 लाख नौकरियां आप दे नहीं पाए। तो मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, आप आंकड़ों की बाजीगरी में खेल कर रहे हैं आप लोग। संजय चौधरी जी, देखिए मुझे लगता है कि जो जमीन के हालात हैं उनको देखे बिना अगर केवल कह दिया जाए ये सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये वो बजट है जब हमने बीते 2 साल कोरोना की महामारी से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह होता देखा है। ये वो बजट है जब रेवेन्यू मिनिमम है और वेलफेयर स्कीम मैक्सिमम है, उसके बाद का बजट है। तो मुझे लगता है कि केवल विरोध के नाम पर उसके लिए नेगेटिव बोलकर जमीनी हालात से दूर होकर एक विरोधी दल की बात कह देना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो आगे बढ़ रहा है, प्रशासनिक आधार पर बेहतर कर रहा है, किसानों के लिए। अब जैसे इन्होंने ये बात करते हैं कि किसान की, गन्ना किसानों की, अगर गन्ना किसान को ज्यादा धनराशि मिल रही है, गन्ना किसानों की जो रकबा है वो रकबा बढ़ रहा है, यानी कि गन्ना के किसान गन्ना की फसल को और ज्यादा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जमीनी हालात को देखे बिना केवल और केवल रस्मी तौर पर बजट को विरोध के लिए तर्कों को जुटा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बचना एक सवाल लगातार जो अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया कि हर साल बजट बढ़ता ही है, हर प्रदेश का, हर देश का बजट बढ़ा करता है। अमूमन जो परंपरा देखी गई है, कोविड काल में जो असर पड़ा उसको अगर किनारे कर दिया जाए, जब समाजवादी पार्टी सरकार आई थी उस साल 18% बजट में इजाफा देखा गया था पिछली सरकार की तुलना में। इस बार जो हम कंपैरिजन करें वो 10 से 12% का कंपैरिजन है, तो इससे किस तरह से कामयाबी साबित करेंगे? दूसरा एक बड़ा आरोप जो बेरोजगारी को लेकर लगाया जा रहा था, उसको उस पर जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया उस पर सवाल
उठा रहे हैं। 16% समाजवादी पार्टी की सरकार में था, वो 2.9 पर आया। इस सरकार ने जानकारी दी है, लेकिन कपीश जी को उस पर यकीन नहीं है। नहीं, कपीश जी को यकीन नहीं, लेकिन देखिए, जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब तक नहीं करेगी, सरकार ऐसी योजनाओं को नहीं जाएगी कि जहां इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति में स्थायित्व हो। उसके बिना कहां से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? तो बीजेपी की सरकार ने बीते 5 सालों में न केवल अपने बजट साइज को दोगुना किया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति को ऐसा किया कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार में भी स्थायित्व है और इस स्थायित्व का संदेश दूर तक जा रहा है। बजट ग्रोथ वाले, मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, संजय जी, बजट ग्रोथ वाले सवाल पे। हाँ संजय जी, बजट ग्रोथ को लेकर जो विपक्ष का सवाल था कि बजट ग्रोथ उनके टाइम पे 18% था, आपके टाइम पे 10-12% है वो। नहीं, मैंने कहा ना कि आप जो बजट है, बीते साल में हमने क्या किया, आगे हम क्या करेंगे। आप देखिए, बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम उस ग्रोथ की रफ्तार पे थे। कोरोना के कारण जो स्थितियां थी वो आपके सामने है, हमारे सामने, दुनिया के सामने। ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का बजट बेहतर रास्ते कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर काम किया, आपका ये दावा। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ लगातार बने हैं। अखिल सर, सबसे पहले तो आसान भाषा में समझना चाहेंगे कि आम आदमी के हाथ इस बजट में क्या दिख रहा है, क्या प्रूफ, क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, वास्तविकता में जो अभी तक बहस में सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने सुना, वित्त मंत्री जी को भी सुना। देखिए, एक ही समझने की आवश्यकता है कि अगर बजट एलोकेशन 10-11% बढ़ा और इन्फ्लेशन इस समय 7% का है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो होलसेलर्स प्राइस इंडेक्स है वो 15% का है, और जो हम लोगों का जो अनुमान है कि अगले 6 महीने में जो इन्फ्लेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा, तो वास्तविकता में जो बजट में वृद्धि हुई और जो इन्फ्लेशन की दर रही, उसका एक अंतर संबंध है। पहले जब 10% अगर बजट में इंक्रीमेंट होता था और 4-5% का अगर इन्फ्लेशन होता था, उसका अभिप्राय कुछ और था। आज 10% का अगर आपका बजट एलोकेशन बढ़ता है और 8% का इन्फ्लेशन है और होलसेलर्स प्राइस इंडेक्स 15% का है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वास्तविकता में आपने बजट में इंक्रीमेंट नहीं किया है। अगर वास्तविक दर को ध्यान में रखा जाए तो आपका बजट एलोकेशन ज्यादा नहीं हुआ है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो वास्तविकता में है कि जो उत्तर प्रदेश है वो एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर आपकी, देखिए, जो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा, कोविड पीरियड में जीएसटी कम हुआ, जीडीपी कम हुई, आईआईपी कम हुआ, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर कम नहीं हुआ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम हैं और जो ग्रोथ है, इंटरनेशनल ग्रोथ है, उसका एक अंतर संबंध है जी। कोविड पीरियड में क्योंकि इंटरनेशनल ग्रोथ कम हुई, हिंदुस्तान की ग्रोथ कम हुई, तो तेल की मांग कम हुई और तेल के दाम अचानक बहुत कम हो गए। आपको याद होगा एक समय था बेशक जो $30 का तेल का दाम हो गया था, लेकिन जीएसटी में जरूर कमी हुई, जो टैक्स कलेक्शन थे उसमें कमी हुई, लेकिन जो डीजल से टैक्स कलेक्शन हुआ वो अपने उच्चतम स्तर पे था। तो जो वास्तविकता में जो मुझे लगता है एक अर्थशास्त्री के रूप में जो आघात हुआ वो मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग पे हुआ। सरकार को आमदनी के माध्यम से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जीडीपी ग्रोथ, अब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 2 सालों की तुलना में आगे बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्रूड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और जो एक मार्जिन था सरकार के पास जी कि तेल के टैक्सेस में वृद्धि करके वो अपनी आय की वृद्धि कर पाए, वो स्रोत भी सूख रहा है। तो ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, अभी जो वहां पे सैंक्शंस लगे हैं, अभी उनकी शुरुआत है, उसका प्रभाव पता चलेगा 4 महीने के बाद। तो मेरा निवेदन ये है कि जब भी आर्थिक विश्लेषण करें तो ये देखें कि हमें इन्फ्लेशन आसान भाषा में अखिल सर इसे समझा जाए कि जो इन्फ्लेशन है, जो बजट एलोकेशन में ग्रोथ देखी गई है, वो पर्याप्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन 3-4% पे आ जाए, ठीक है, अगर ये सरकार कहे, भारत सरकार कहे और राज्य सरकार कहे कि 3-4% पे हम इन्फ्लेशन को ले आएंगे। ठीक है, संजय जी कैसी बरकमन लेते हैं? संजय जी, देखिए, इन्फ्लेशन रेट की जो बात हो रही है उसमें बेसिक्स पर बीजेपी के मतलब केंद्र सरकार ने किया है। अभी हमने देखा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट नीचे आए हैं। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों पर असर डालता है।
गेहूं के जो रेट बढ़ रहे थे उसको भी निर्यात बंद करके वो भी रेट नीचे आ रहा है। और जिस तरह से पाम ऑयल के बारे में अभी जो डिसीजन हुआ है उससे तेल के रेट भी नीचे आ रहे हैं, जो खाद्य तेलों की। तो मुझे लगता है कि जो मुद्रास्फीति की दर है और महंगाई निश्चित रूप से नीचे आएगी और आना शुरू कर दिया है। वो चाहे पेट्रोल के रेट की बात हो, चाहे गेहूं के दामों की बात हो, चाहे खाद्य तेलों की बात हो। तो बेसिक्स पर पूरा होमवर्क करने के बाद ये बजट आया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अगर दुनिया में रूस और यूक्रेन के युद्ध की स्थिति होगी, हमारे पास गेहूं का स्टॉक प्रॉपर है। अगर दुनिया में गेहूं के रेट भी बढ़ेंगे तो उस समय अगर सरकार दूसरी सरकार के साथ करती है तो उस गेहूं का और बेहतर रेट अगर हमको मिल पाएगा इन फ्यूचर, तो हम बहुत अच्छे इस युद्ध की स्थिति में भी भारत के खाद्यान्न के आधार पर दुनिया की समस्या में बेहतर लाभ ले पाएंगे। भारत के लिए यह भी एक अवसर हो सकता है। मुझे लगता है कि इस नजरिए से अगर देखेंगे तो इस मुद्रास्फीति और महंगाई के बारे में हम एक बेहतर परिणाम के साथ ठीक है संजय जी, लौटते हैं। कपिश जी, एक बड़ा हमने पर्सपेक्टिव देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में कि लाभार्थी वोट बैंक जो था वो बीजेपी के साथ जुड़ गया। तमाम एनालिस्ट इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे, इस बात को मान रहे थे कि लाभार्थी वोट बैंक का फायदा बीजेपी को मिला है। इस बजट में भी हम देख रहे हैं कि उनको फोकस करने की एक बार फिर से कोशिश की गई है। साथ साथ कुछ ऐसी जगह हैं, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, कुशीनगर, इस तरह के जो शहर है जो धार्मिक प्रभाव से भी जुड़े हैं, वहां के लिए भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, चाहे पर्यटन के लिहाज से बात की जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। इन दो पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं, क्योंकि इन दोनों ही मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठते रहे हैं आपकी सरकार के दौरान। देखिए, महंगाई बढ़ने में स्वयं भी एक ये कारण है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सत्ता बनाने के लिए लाभार्थी पैदा की। 15 करोड़, ये कहते हैं कि 15 करोड़ इन्होंने लाभार्थी को अनाज दिया है। यानी आप सोचिए कि अगर हमारी 25-30 करोड़ की हमारी अगर जनसंख्या है, 30 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से आधी जनसंख्या इस लायक भी नहीं है कि वो 5 किलो अनाज खा सकती है। तो ये इस सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि ये सरकार एक बंधुआ मजदूर पैदा करने की कोशिश कर रही है जिसको खाना खिला करके पेट भर दिया जाए, लेकिन उससे डेवलपमेंट देश और प्रदेश का नहीं हो सकता है। क्योंकि जब प्रदेश के फ्रीबीज वाले वादे तो आप लोगों ने भी किए थे, आप भले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुफ्त बिजली देने का वादा, प्रश्न इस चीज का नहीं है, प्रश्न इस चीज का नहीं है। हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि इसको ये अपने उसमें कैसे जोड़ सकते हैं। जो चीजें सेंट्रल की है उसको आप अपने काम में कैसे जोड़ सकते हैं। आपने तो एक लाभार्थी की बात पूछी, तो मैंने वो बताया कि पूरे देश के लिए ये जो है, ये जो योजना है इनकी, ये 3-3 महीने देख करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक ये कराते रहेंगे। ये लाभार्थी पैदा करते हैं। सवाल का जो दूसरा पहलू था, जो धार्मिक जगह है वहां के जो एलोकेशंस की गई हैं, उसको लेकर आप लोगों पर सवाल उठता रहा कि मथुरा का विकास नहीं हुआ, अयोध्या का विकास नहीं हुआ, वाराणसी का विकास नहीं हुआ। ये सरकार फोकस करे, टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल लोगों को फायदा होगा। मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि सिर्फ टूरिज्म से ही तो थोड़ी ना देश चलता है, ना प्रदेश में। अच्छी बात है, आप टूरिज्म पे काम कीजिए, कोई समाजवादी पार्टी को उससे कोई एतराज नहीं है। अगर टूरिज्म बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत क्या है, इन्होंने 4,50,000 करोड़ रुपए के MOU सिग्नेचर किए थे, 50,000 भी करोड़ का धरती पर नहीं उतार सके। जो ये कहते हैं कि हम इज ऑन डूइंग बिजनेस में हम सेकंड नंबर पे हैं, तो मुझे ये बता दें कि इज ऑन डूइंग बिजनेस की परिभाषा क्या है। क्या ये इस चीज को बताती है, इस चीज का मानक है कि आपने कितने उद्योग स्थापित कर दिए, या सिर्फ ये इस चीज का मानक है जो सेंट्रल ने आपको एक जो है कॉर्पोरेट के लिए रेड कार्पेट बिछाने के लिए कहा, जिसके लिए आपने 186 नियमों को उन्होंने संचालित किया था, उन नियमों में से आपने 182 को मान लिया। ठीक है, इससे कोई कपिश भाई एक छोटा सा सवाल, बीजेपी इस पर आरोप लगाती रही आप लोगों पर हमेशा की, कम से कम ये जो ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है यूपी में हो रही है, कहीं बाहर नहीं करना पड़ रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, उस महंगाई से जो इन्होंने कलेक्शन किया है उसको इनकी बेहतरी नहीं माना जा सकता है। ठीक है संजय जी, अगर बहुत कम हो जाए तो भी देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो सिर्फ टूरिज्म से विकास थोड़ी हो जाएगा। मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से संजय जी संक्षेप में। तो वो हमने देखिए, कपिश भाई के साथ कठिनाई क्या है कि कपिश भाई सुनना नहीं चाहते। सुन लेंगे अखिलेश यादव की तरह व्यवहार करते हैं, सुनने में विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने इन्वेस्टर समिट की बात की थी, 4.6 लाख करोड़ का उसमें जो प्रपोजल आए थे, आज उसमें 30 लाख करोड़ के जो है वो इन प्रोसेस है।
मुझे लगता है कि जितना समय लगता है इन्वेस्टमेंट को जमीन पे उतरने में, वो एक बड़ी समय लेती है। और कोरोना की योजनाएं गिना दें, सुन लो 10 योजनाएं चौधरी जी कपीश भाई सुन ली, सबसे बड़ी योजना नोएडा में हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। बीजेपी का एक बड़ा दावा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है, 6,15,000 करोड़ का बजट। इसमें सबका ख्याल रखा गया है, समावेशी बजट है। हालांकि विपक्ष के अपने सवाल हैं, सवाल बेरोजगारी को लेकर बीजेपी से किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि बेरोजगारी दर को हमने 16 से लाकर 2.9 पर यहाँ पर रोका है। ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है।